हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनय थिंग्स चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डोरेट। तो इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है ये लास्ट लेसन है। तो अब पढ़ते हैं इसमें कि ये किस चीज़ का लास्ट लेसन है। ये अब हमें चैप्टर में देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम? अबाउट द ऑथर, कि लेखक के बारे में, उसके जीवन शैली के बारे में, कैसे जिए। देन बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, किस बारे में स्टोरी है ये पूरी स्टोरी, द लास्ट लेटर। एंड देन उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एंड लास्ट में पढ़ेंगे उसकी समरी, दैट इज क्या संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि छोटे में चैप्टर की समरी कैसे बता सकते हैं। लास्ट Q&A, क्वेश्चन आंसर। तो अब पढ़ते हैं पहले अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज रिटन बाय अल्फोंस डोरेट, who was born in 1840 in France and died in 1897. Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer. ये साइड में फोटो है अल्फोंस डोरेट के। वो क्या थे? फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, नॉवल लिखते थे फ्रेंच लैंग्वेज में और छोटी स्टोरीज भी लिखते थे। तो फॉर्मली a school teacher, he quit it to make a living as a journalist in Paris. वो शुरुआत में क्या थे? एक अध्यापक थे। देन उन्होंने एक अपनी जॉब छोड़ दी और एक क्या बन गए? जर्नलिस्ट बन गए, पत्रकार बन गए पेरिस में। देन ही टुक टू राइटिंग, वो लिखने लग गए। हिज पोएम्स कलेक्टेड इनटू वॉल्यूम कॉल्ड लेस एम्ब्रेस। ये साइड में फोटो भी है उनकी बुक की, जो वॉल्यूम थी उनकी, उसमें उन्होंने क्या पोएम्स लिखी, बहुत सारी राइटिंग्स लिखी, जिसका नाम क्या रखा गया? लेस एम्ब्रेस। अब पढ़ते हैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी किस बारे में है ये, और लास्ट लेसन इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन था लास्ट लेसन के पीछे। तो अभी हम सब इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं कि स्टोरी किस बारे में है और कैसे ये शुरू हो रही है। तो बैकग्राउंड पढ़ते हैं बच्चों। द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870-71। तो ये स्टोरी कब लिखी गई? जब 1870 में लिखी गई बच्चों। 1870 से 1870 के बीच में लिखी गई, जब क्या हो रहा था? फ्रैंको पर्शियन वॉर हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रांस और रशिया के बीच में वॉर चल रही थी, प्रशिया के बीच में वॉर चल रही थी। और पर्शिया, यहाँ पे आपने कभी पर्शिया का नाम नहीं सुना होगा। पर्शिया को, जर्मनी को पर्शिया कहते हैं। इसका मतलब पहले जर्मनी को पर्शिया कहते थे, या ये भी कह सकते हो आप आज के टाइम में पर्शिया को नाम जर्मनी है। तो जब इन दोनों के बीच में वॉर होती, जब ये स्टोरी लिखी गई। तो अब इसमें क्या हुआ था? द फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय द पर्शिया लेड बाय ओटो वॉन बिस्मार्क। ये क्या था? जब ये ओटो वॉन बिस्मार्क है, फ्रांस को डिफीट किया था पर्शिया ने, और लीडर कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क था। तो इसमें फ्रांस जीती थी पर्शिया से। अब फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लोरेस वर ऑक्युपाइड बाय जर्मनी, दैट इज पर्शिया। आपको अभी मैंने बताया पर्शिया को क्या कहते हैं आज के टाइम में, जर्मनी का नेम चेंज हो गया था। तो जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थी, किसकी? एल्सास की और लोरेन की, जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थी, ये छोटे से राज्य थे। इसका मतलब इनकी जो डिस्ट्रिक्ट थी वर ऑक्युपाइड बाय जर्मनी। उनको किस राज्य हो गया था? जैसे अपने इंडिया में ब्रिटिश का हुआ था। आप ये देख सकते हो, ये देखो फ्रांस, जर्मनी, और बीच में क्या है? एल्सेस एंड लोरेन। इसके ऊपर फ्रांस ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था और ऑक्युपाई कर लिया था। इसका मतलब राज कर लिया था। जर्मन लैंग्वेज एंड नॉट फ्रेंच वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। जो जर्मन लैंग्वेज, इसका मतलब जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी होगी, क्योंकि जर्मनी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो ब्रिटिश जो फ्रेंच थे वो स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती थी एल्सेस एंड लोरेंस के। तो अब जर्मन कंपलसरी हो गई थी। एंड इसी बारे में चैप्टर भी है कि फ्रेंच लैंग्वेज का, उनका होम लैंग्वेज का जो थी वो लास्ट डे था, इसलिए इसका नाम लास्ट लेसन भी पड़ा। तो एल्सेस लोरेंस में अब क्या जर्मन बोली जाएगी, अब से ये रूल हो गया था। फ्रेंच कहीं भी नहीं पढ़ी जाएगी, ना ही स्कूल में और ना ही कहीं बोली जाएगी। दिस स्टोरी इज ऑफ अ यंग बॉय फ्रेंच। अब ये स्टोरी किसकी है? ये कहानी किसकी है? एक यंग बॉय की है जिसका नाम था फ्रेंच।
और वही नरेटर है, वही पूरी स्टोरी टेलिंग करेगा। He tells us about his French teacher, Mr. Hamill's last lesson in their school. वो हमें क्या बताएगा इस चैप्टर में कि फ्रेंच टीचर जो उनका नाम था, उनके फ्रेंच टीचर का था नाम क्या था, मिस्टर हैमिल। तो मिस्टर हैमिल लास्ट लेसन पढ़ाते हैं अपने स्कूल में और उसी बारे में ये चैप्टर है। ये आपको दिख भी रहा होगा इसमें पढ़ाते हुए। नाउ फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन देयर स्कूल। अब कह रहे फ्रेंच अब नहीं बोली जाती वहां पे, अब जर्मन लैंग्वेज कंपल्सरी हो गई है और फ्रेंच नहीं बोली जाती। इसका मतलब उनका मदर टंग नहीं बोली जाती है अब ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं बोली जाती है। इसका मतलब जर्मनी लागू हो गई, तो जर्मन ने उसके ऊपर ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब बिल्कुल भी नहीं बोली जाती है। मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड फ्रेंच उनकी मदर टंग थी, इसका मतलब मातृभाषा थी। तो मिस्टर हैमिल अब क्या बता रहे थे इस चैप्टर में, इंपोर्टेंस बताते हैं, महत्वता बताते हैं किसकी, मदर टंग की। तो हमारे लिए सबके लिए अपने जो मातृभाषा होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट एज बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज द की टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। अब वो क्या कह रहा है, क्या कहते हैं गार्ड इट का मतलब प्रोटेक्शन करना। वो कह रहा है कि तुम अपनी मदर टंग की प्रोटेक्शन करो, क्योंकि तुम नहीं प्रोटेक्शन करोगे तो तुम्हें दबा लिया जाएगा और प्रिजनर बना दिया जाएगा। तो बस एक यही रास्ता है किससे, प्रिजनरी से छूटने का। इसका मतलब स्लेवरी से छूटने का बस एक ही रास्ता है कि तुम अपनी मदर टंग को बचाओ, जब भी आप किसकी स्लेवरी से, इसका मतलब स्लेवरी से छूट सकते हो, प्रिजन ऑफ स्लेवरी से छूट सकते हो। तो हम सबको अपनी मदर लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, वो इसमें ये भी बता रहे हैं। अब थीम ऑफ द स्टोरी इज द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ अ टेरिटरी बाय इट्स कॉन्क्वरर्स बाय टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। अब थीम क्या होता है, थीम होता है स्टूडेंट्स मैसेज। अब इस स्टोरी से क्या मिल रहा है हमें, मैसेज क्या मिल रहा है, संदेश क्या मिल रहा है इस स्टोरी से, इज द पेन कि दुख उन्हें मिल रहा है, जो कि किसे मिल रहा है, उनकी जो राइट था पढ़ने का या बोलने का अपनी लैंग्वेज वो छीन लिया गया है। अब मेन क्या है मैसेज इसमें, पेन दिखा गया है पूरी स्टोरी में कि उनको कितना दर्द होता है। He also tells us about the attitudes of students and the teacher towards learning and teaching respectively। अब वो ये भी बताता है कि एटीट्यूड बताता है कि कैसा एटीट्यूड है स्टूडेंट्स का और टीचर का, बच्चों का और टीचर्स का टुवर्ड्स लर्निंग एंड और टीचिंग रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब स्टूडेंट्स का भी बिल्कुल ध्यान नहीं होता था पहले लर्न करने में, और ना ही टीचर्स का पढ़ाने में होता था। तो इसलिए अब ये लास्ट लेसन है, तो अब दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं अपनी मदर लैंग्वेज की। और सबको दुख हो रहा है, हमने पहले क्यों, स्टूडेंट्स को दुख हो रहा है कि पहले क्यों नहीं उन्होंने ध्यान दिया स्टडी की तरफ। अब टाइम निकल गया है तो अब उन्हें इंपॉर्टेंस पता लग रही है अपनी मदर टंग की। तो इसलिए भी ये लास्ट लेसन बोला गया है, क्योंकि इसके बाद वहां पे फ्रेंच नहीं बोली जाएगी। और ऐसे ही टीचर्स को लग रहा है कि उन्होंने अच्छे से क्यों नहीं पढ़ाया। अब ये लास्ट डे है तो अब वो भी इसका रिग्रेट कर रहे हैं कि किसका रिग्रेट कर रहे हैं कि लास्ट डे है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट लेसन, अब इसको हम विवरण में पढ़ते हैं और ज्यादा खोल के पढ़ते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझाऊंगा इसका नाम लास्ट लेसन क्यों पढ़ा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। तो अब यहाँ पे पहला ही वर्ड क्या है, देखिए आई है पहला वर्ड, आप नोटिस करेंगे तो आई यहाँ पे क्या है, छोटा बच्चा जो मैं बात कर रहा था, फ्रेंच जिसका नाम था फ्रेंच, वो क्या है नरेटर, वो हमें पूरी स्टोरी सुनाएगा। तो अब फ्रेंच क्या कह रहा है, आई वो क्या है, पहले तो देखिए इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, फियर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है फियर ऑफ, इसका मतलब वो डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। तो वो किस लिए डरा हुआ है, और अब एक और लास्ट लाइन देखिए, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। इसका मीनिंग देखिए कि उसको, इसका मतलब क्या है, कहना चाहता है नरेटर कि उसको कुछ भी नहीं पता था, नथिंग ही नो अबाउट द पार्टिसिपल्स। तो अब स्टार्ट करते हैं,
started for school very late that morning. अब वो पहले ही लेट हो चुका था उस मॉर्निंग and was in great dread of fear of a scolding. अब वो लेट तो पहले ही हो चुका था, इसलिए वो डरा हुआ था किस लिए कि स्कोल्डिंग से, कि जो टीचर है उनका MML वो क्या उसे डांटेगा, फ्रेंड्स को डांटेगा। तो एक तो क्योंकि वो लेट था, लेट होने के बाद आप भी सोचो कि लेट हो जाओ तो स्कूल में कैसा फील होता है, स्पेशली बिकॉज MML had said that he would question us on participles. Participles होता है बेटा एक ग्रामर का टॉपिक होता है, तो उनका क्या ग्रामर का टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था पार्टिसिपल्स, और उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछने वाले थे MML, और उसको कुछ भी नहीं पता था। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और उसको कुछ भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स होते क्या है, किस चिड़िया का नाम है। तो अब उसे डर हो रहा था कि MML उसको स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे, क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं पता, एक वर्ड भी नहीं पता। इसका मतलब है एक वर्ड भी नहीं पता। तो अब उसको डर किस किस वजह से लग रहा था, एक तो वो लेट हो गया था पहले ही, तो लेट होएगा, एक रीजन ये था डर लगने का, इसमें क्या देखा, और दूसरा रीजन क्या था, जो सब्जेक्ट इसका मतलब टॉपिक चल रहा था क्लास में उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। तो ये दो रीजंस थे उसके, आप नोटिस करेंगे तो डरने के। एक तो क्या वो लेट हो रहा था स्कूल में उस मॉर्निंग, और एक पार्टिसिपल्स उसे नहीं आते थे। अब फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। तो अब क्या कहता है, जब भी हम भी ऐसी दुविधा में होते हैं तो क्या करते हैं, हम सोचते हैं यहाँ से भाग जाए और कहीं बाहर समय बिताए। अब वो भी फ्रेंड्स जो था वो भी दुखी था, और क्या था, डरा हुआ था। वो भी ये सोच रहा था मैं कहीं भाग जाऊं, एक समय के लिए वो सोचा कि कहीं मैं बाहर भाग जाऊं और अपना बाहरी दिन बिताऊं, स्कूल नहीं जाऊं, इसका मतलब स्कूल से बंक कर लूं। इट वॉज इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। अब वो कह रहे हैं इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है उसका, सो वार्म एंड सो ब्राइट, इसका मतलब क्या है, गर्म दिन था और सनी डे था। तो गर्म दिन और सनी डे, अब कह रहे हैं कि आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में देखोगे तो गर्मी में कोई बाहर निकलना चाहता है, अब गर्मी हो रखी है तो हम कोई बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। तो इंडिया में क्योंकि गर्मी होती है, जो फ्रांस होता है वहां पे बहुत ठंड होती है, तो वहां पे जब भी धूप खिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है वहां के लोगों को, इसलिए वो फ्रांस में रहने वाला था और इसलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था, सनी डे था और सूर्य निकला हुआ था, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड होती है, इसलिए उसे जो सनी डे था और सूर्य निकला हुआ था वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो सोच रहा था आज मैं क्यों ना बाहर, इतना अच्छा दिन भी है, सूर्य भी निकला हुआ, ठंड भी नहीं है, मैं बाहर जाके मजे करूं। अब वो बाहर का नजारा बता रहा है, बाहर क्या क्या आवाजें आ रही है। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब वो बाहर का नजारा बता रहा है कि ड्रिलिंग का मतलब होता है बेटा एक्सरसाइजिंग, और सो मिल का होता है ये लकड़ी काटने की फैक्ट्री होती है जिसमें लकड़ियां कटती है। तो अब वो क्या बता रहा है, अब एक तो पर्शियन सोल्जर्स के बारे में बता रहा है, वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग, वर्ड ड्रिलिंग, इसका मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे। अब कहोगे एक्सरसाइज में आवाजें कैसे आएगी, आप एक्सरसाइज में इसलिए आवाज आएगी, जब भी सोल्जर्स आपने देखे होंगे वो हमारे की तरह एक्सरसाइज नहीं करते चुपचाप, उनके ड्रम्स बजते हैं, डम 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 ऐसे करके बजते हैं और उस पे वो एक्सरसाइज करते हैं। अब वो नजारा बता रहा है बार बार किस 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 चीज की आवाज आ रही है, बर्ड्स की आवाज आ रही है चहकाने की, और जो इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल, जो सो मिल के पीछे था, फैक्ट्री के पीछे खुला मैदान था, वहां पे क्या कर रहा था, जो पर्शियन सोल्जर से ड्रिलिंग कर रहे थे, इसका मतलब ड्रम्स की आवाज आ रही थी, उनकी एक्सरसाइज करने की आवाज आ रही थी। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि कितनी, वो बाहर गया तो कितनी चीजों की आवाज आ रही थी, एक तो बर्ड्स की आ रही थी चेक करने की आवाज, और एक ड्रम बीट्स की आ रही थी, इसका मतलब पर्शियन सोल्जर्स वहां पे एक्सरसाइज कर रहे थे ड्रम बीट्स पे, और उसकी आवाज आ रही थी। ये दोनों आवाजें उसने सुनी। तो अब वो दुखी था, वो सोच रहा था मैं घर से बाहर निकल जाऊं और क्या वहां पे मजे करूं, जो सूर्य निकला हुआ उसके मजे लूं, और क्या उसने बहुत सारी आवाज सिनेरियो, ये जो ऑथर है उसने सिनेरियो रखा है कि बाहर बिल्कुल हमें जीवित रूप में दिखा दिया है कि कैसा सिनेरियो था। गर्म दिन था, इसका मतलब सनी डे था, बहुत ही अच्छा उसे लग रहा था, बर्ड्स क्या कर रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे उस पे लकड़ियों पे बैठ के, और पीछे फैक्ट्री के पीछे क्या पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, इसका मतलब एक्सरसाइजिंग कर रहे थे।
It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब वो क्या कर रहा है, टेम्पटिंग, टेम्पटिंग होता है अट्रैक्शन, कोई चीज अपनी तरफ क्या आकर्षित करती है, हिंदी में बोलते हैं आकर्षित, इंग्लिश में अट्रैक्टिंग। रेजिस्ट होता है कि किसी चीज से बचना, अपने आप को टू स्टे अवे, इसका मतलब दूर रहना किसी चीज से। अब वो क्या कह रहा है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। वैसे ही बच्चों को पढ़ना तो पसंद नहीं होता, वैसे ये सभी बच्चों के साथ यही होता है, ज्यादा उन्हें घूमना पसंद होता है। अब वो कह रहा है कि मेरे को ये चीजें ज्यादा आकर्षित कर रही थी पार्टिसिपल्स से ज्यादा, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, बट मेरे में ताकत थी कि मैं इससे लड़ सकूं, और फिर मैं स्कूल की तरफ भागा। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, जो फ्रैंक था उसमें इतनी ताकत थी कि वो इन सब अट्रैक्शन के होते हुए, आकर्षण के होते हुए भी वो अपने स्कूल के लिए गया, इन सबको छोड़ के। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब वो क्या कह रहे हैं, टाउन हॉल क्या होता है, यहाँ पे टाउन हॉल होता है बच्चों गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग को वो कहते हैं क्या, टाउन हॉल, गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो अब वो क्या कह रहा है, When I passed the town hall, जब वो उसके पास से गुजरा, जो बिल्डिंग थी उसके पास से गुजरा, there was a crowd इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड कैसे होता है, जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, वैसे ही बुलेटिन बोर्ड होता है। अब बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और वहां पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो इसका मतलब कोई नोटिस आया होगा जब भी भीड़ लगी हुई है। स्कूल में भी होता है, कोई नया नोटिस लगता है तो भीड़ लग जाती है नोटिस बोर्ड के आगे, तो वहां पे भी भीड़ लगी हुई थी गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाद जो बुलेटिन बोर्ड था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज एंड कम फ्रॉम देयर, the lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब वो कह रहा है कि क्या बात हो सकती है, इतनी जो भीड़ लगी हुई है, और 2 साल से ऑल बैड न्यूज, सभी जो गलत खबरें थी वो वहां पे लग रही थी। उस नोटिस बोर्ड से कभी अच्छी खबरें नहीं आती, पिछले 2 साल से सारी बुरी खबरें आ रही थी उस नोटिस बोर्ड से। द लॉस्ट बैटल, सारी हुई हमारी बैटल्स, ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, इस बुलेटिन बोर्ड से सारी दुखद खबरें आ रही थी, कोई भी अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। और अब मैं क्या सोच रहा था अपने आप में ही, विदाउट स्टॉपिंग, इसका मतलब चलता जा रहा था, वो सोचते हुए चलता जा रहा था, रुक नहीं रहा था अपने स्कूल की तरफ। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो गया है, अब क्या नई अड़चन आ गई है जो कि बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ लगी हुई है। तो अब वो ये सोच रहा था। देन as hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, bub, you will get to your school in plenty of time. अब वो क्या कह रहे हैं, ब्लैक स्मिथ क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं लोहारू, इसका मतलब लोहा काटने वाला, लोहे की चीजें जो बनाता है, लोहार बोलते हैं हिंदी में, आपने सुना होगा। तो अब वो ये मैंने साइड में पिक्चर भी लगा रखी है, लोहे की जो चीजें बनाता है उसका नाम था वॉचर। तो अब वो अपने अप्रेंटिस के साथ काम कर रहा था। अप्रेंटिस क्या होता है, ट्रेनी, जो ट्रेनिंग ले रहा होता है आदि, इसका मतलब पे मिलती है नहीं मिलती है वो नहीं, वो उसे काम सिखाता है, जो काम सीखने के लिए आया होता है उसे बोलते हैं अप्रेंटिस। तो वो जल्दी जल्दी जा रहा था जैसे कि अपने स्कूल की तरफ। तो ब्लैक स्मिथ था जो लोहार था, वॉचर, हु वाज देयर, जो कि वहां पे खड़ा था अपने अप्रेंटिस के साथ, इसका मतलब अपने ट्रेनी के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वो जो कि मैसेज पढ़ रहा था जो बुलेटिन पे लिखा होता नोटिस बोर्ड पे। वो क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, बब होता है प्यार से बोलते हैं बच्चे को फ्रांस में बब। तो वो कह रहे इतनी जल्दी जल्दी मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अभी बहुत टाइम है और तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, इतनी जल्दी में मत भागो जितनी जल्दी में तुम भाग रहे हो। तो अब इसमें क्या था, बस एक ब्लैक स्मिथ नया कैरेक्टर आया है जो कि उनको बस उसको बोल रहा है कि बब इतनी जल्दी मत भागो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिस्ड मी एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ।
अब ऑल आउट ऑफ ब्रीथ क्या होता है, जल्दी जल्दी सांस से भरा। अब वो क्या कह रहा है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि मेरे को लगता है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। और मैं भागता हुआ कहां पहुंच गया, आखिर में एमएमएल के लिटिल गार्डन में। इसका मतलब छोटा सा जो बगीचा था स्कूल के बाहर एमएमएल ने बना रखा था, अब मैं उसमें पहुंच गया हूं भागता हुआ। और मेरी सांस में सांस चढ़ी हुई है क्योंकि वो जल्दी जल्दी भाग के जा रहा था। तो अब उसे ये भी लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा था। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब वो सारा सिनेरियो बता रहा है, जब स्कूल में जाता था तो कैसा सिनेरियो होता था बच्चों। तो ग्रेट बसल क्या होता है, लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय मेनी पीपल, कि बहुत सारे लोग मिलके जो आवाज निकालते हैं, इसका मतलब जो आवाज आ रही होती है तो उसे बोलते हैं बसल। एंड यूनिसन क्या होता है, एट द सेम टाइम, कि जब एक ही फ्लो में हम सब बोलते हैं, यूनिसन उसे बोलते हैं। जैसे स्कूल में हम अपने सरस्वती स्कूल में पाढ़े बोलते हैं तो सभी बच्चे क्या बोलते हैं, एक ही समय पे बोलते हैं, तो उसे बोलेंगे हम इन अ यूनिसन मैनर। तो अब वो भी बच्चे क्या कर रहे थे, एक ही फ्लो में बोल रहे। रैपिंग होता है स्ट्राइकिंग, इसका मतलब थपथपाना, वो मार रहे थे बेंच पे। अब हालांकि क्या होता था, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम ही होता है, तो मॉर्निंग के टाइम क्या होता था, क्या सिनेरियो होता था वहां पे, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत सारी आवाजें होती थी बच्चों की और बंदों की, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में सुनती थी, गली में आप आसानी से सुन सकते हो। एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाजें, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और जो चैप्टर रिपीट करते थे बच्चे एक ही उसमें आवाज में, जैसे कि अपने स्कूल में पढ़े करते हैं, एक ही आवाज में आवाज आती है, वेरी लाउड, बहुत जोर से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जो हमारे हाथ थे वो हम कानों पे रखते थे कि जिससे ध्यान से समझ सके, क्योंकि बहुत सारी आवाजें आ रही थी तो समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो कंसंट्रेशन बनाने के लिए क्या करते थे, अपने कानों पे हाथ रख लेते, जिससे उनको की बेहतर समझ में आए और वो बेहतर बोल सके और उनको लर्निंग भी बेहतर होए। तो इसलिए वो डिस्टरबेंस से बचने के लिए क्या करते थे, अपने हैंड्स से वो कहां पे रख लेते थे, कानों पे रख लेते थे, जिससे उनको और बच्चों की आवाज नहीं सुने, अपने अपने सुने। तो अब द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर था वहां पे जो भी टीचर थे, अध्यापक थे, उनके क्या बहुत बड़ा उनके पास रूलर था, इसका मतलब स्केल था, वो बार बार बजाते रहते थे, तो टेबल पे उसकी भी आवाज आ रही थी। तो अब यहाँ पे क्या क्या आवाजें हमको सुनने को मिल रही है, तीन तरह की आवाजें सुनने को मिल रही है। एक तो ग्रेट बसल, बहुत सारे बंदों की आवाज, देन डेस्क की आवाज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, देन लेसन रिपीटिंग की आवाज कि वो लेसन रिपीट कर रहे थे, और चौथा रूलर की आवाज कि रूलर की आवाज, इसका मतलब मेन तीन आवाजें सुन रही थी, रूलर की आवाज, डेस्क की आवाज। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन। अब वो कह रहा है कि इतना शांति तो मैंने कभी नहीं देखी थी, इसका मतलब क्या कह रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अब वो क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेंज बात थी, अनयूजुअल भी थी स्टूडेंट्स, क्योंकि स्कूल में कभी भी इतना चुप नहीं होता है जब भी स्टार्ट होता है। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क without being seen, but of course that day everything had to be quiet as Sunday morning. अब वो क्या कह रहा है, I had counted on, इसका मतलब depended on, वो किस चीज पे निर्भर करता था, द कमोशन, द नॉइज एंड द कंफ्यूजन। अब वो डिपेंडेंट था, इसका मतलब डिपेंडेंट निर्भर था, किस चीज पे निर्भर था, क्योंकि वो लेट हुआ था, तो अब किस पे डिपेंडेंट था, द कमोशन पे, इसका मतलब नॉइज एंड कंफ्यूजन, जो आवाजें आ रही थी उसका फायदा उठा के वो अंदर घुस जाता, इसका मतलब कंफ्यूज, जो बहुत सारी आवाजें आई थी और उन लोगों को कंफ्यूज करके बिना देखे वो अंदर घुसने की सोच रहा था, इसलिए वो डिस पे डिपेंड करता था, जो कि शोर मचा होता था रेगुलर स्कूल में। बट
आज वो स्कूल में शोर नहीं मिल रहा था। ये बहुत अजीब सी बात थी। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो उसका ये तरीका था कि अगर शोर वगैरह मच रहा होता वो चुप चुप के जाके अपने बेंच पे बैठ जाता किसी के बिना देखे। एंड ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। वो कह रहा है कि जैसे संडे मॉर्निंग को, क्योंकि स्कूल लगता नहीं है संडे को, तो जैसे शांति होती है स्कूल में संडे को, तो वैसे ही आज शांति थी। तो वो कह रहा है ये बहुत ही स्ट्रेंज और अनयूजुअल थिंग है कि जैसे संडे मॉर्निंग पे बिल्कुल शांत रहता है स्कूल, आज स्कूल उतना ही शांत है। तो इसके पीछे क्या राज है तो वो हमें आगे पता लगेगा, बट अभी के लिए वो भी अचंभित है और हम भी। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। अब वो कह रहा है कि मैंने खिड़की से देखा, क्या देखा, मेरे सारे क्लासमेट्स, ये देख सकते हो कि सारे क्लासमेट्स बैठे हुए थे उसके, तो ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और एम हेमल क्या कर रहा था, वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे पीछे घूम रहा था क्लास में, विद हिज टेरिबल, जो खतरनाक उसका आयरन रूलर था, अंडर हिज आर्म। तो खतरनाक क्यों बोला है उसे, डरावना क्यों बोला है, क्योंकि उस बच्चे को भी लग चुका होगा वो, इसलिए वो डर रहा था। जैसे हमने पीटीआई सर होते हैं डंडा लेके घूम रहे होते हैं, जो डंडा डरावना लगता है, तो वहां पे वो एमएमएल आयरन रूलर लेके घूम रहे थे अपने हाथ के नीचे दबाए, तो इसलिए वो उसको डरावना बोल रहा है। और सारे क्लासमेट्स पहले ही आए हुए थे, जो भी क्लासमेट्स थे, और अपने अपनी जगह पे बैठे हुए थे। अब उसे डर लग रहा है कि सब बैठे हुए हैं, चुपचाप है और मैं पकड़ा जाऊंगा। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। अब वो कह रहा है कि यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। अब वो क्या कह रहा है, ब्लश्ड का मीनिंग होता है फेस टर्न रेड इन कलर ड्यू टू सेम, कि शर्म के मारे लाल रंग हो जाना मुंह का। तो अब उसका मुंह का लाल रंग क्यों हो गया था, क्योंकि वो तो एक तो लेट था और एक दूसरा उसका क्या टॉपिक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसका फेस रेड हो गया था शर्म के मारे, क्योंकि सभी बच्चे अपनी सीट पे थे। आई हैड टू, पहले ही आप देख रहे हो कि सारे बच्चे अपनी सीट पे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबॉडी। अब वो कह रहे हैं मेरे को सबके पास जाना पड़ा सामने, और मैं बहुत डरा हुआ था और बहुत ही शर्म भी मुझे महसूस हो रही थी कि मैं ही लेट हूं। अब बट नथिंग हैपेंड, बट कुछ नहीं हुआ उस दिन। एम हेमल सो मी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत अच्छे से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज और अनयूजुअल थिंग थी, क्योंकि हमेशा उसे मार पड़ती थी जब भी वो लेट होता था, बच्चा कोई भी लेट होता तो टीचर डांटे तो गा, बट ये बहुत ही अनयूजुअल थिंग थी, स्ट्रेंज थी, अजीब थिंग थी कि एमएमएल ने कुछ नहीं बोला और बहुत ही अच्छे से बोला कि अपनी जगह पे बैठ जाओ छोटे फ्रेंड्स, और हमने तुम्हारे बिना ही शुरू कर दिया था। तो अब वो विचार में पड़ गया है। I jumped over the bench and sat down at my desk। अब वो कह रहे हैं मैं अपने बेंच से कूदा और वहां पे डेस्क पे जाके अपने डेस्क पे जाके बैठ गया। Not till then, जब तक when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब वो क्या कह रहा है, मैं अपनी जगह पे जाके बैठ गया, एंड आई गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और डर मेरा थोड़ा सा अब कम होता जा रहा था। क्यों कम होता जा रहा था स्टूडेंट्स, क्योंकि अब उसके टीचर, कुछ नहीं कहा उसके टीचर ने, और उसके टीचर ने क्या आज पहन रखा था, अजीब सी ड्रेस पहन रखी थी, अजीब सी ड्रेस नहीं, बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखी थी, ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी। इसका मतलब जिस शर्ट पे फ्रिल्स होते हैं उसे बोलते हैं फ्रिल्ड शर्ट, और अपनी छोटी कैप पहन रखी थी सिल्क की, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड थी। इसका मतलब पूरे पे डिजाइन बना हुआ था, पूरे पे कढ़ाई हुई थी। ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे, जो कि वो हमेशा कहाँ पहनता था, या तो इंस्पेक्शन के डे पे पहनता था या प्राइस के डे पे पहनता था।
तो अब उसे ये भी अजीब लग रहा है, आज तो ना तो क्या कहते प्राइस डे है ना इंस्पेक्शन डे है, तो अब आज उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस क्यों पहन रखी है जो कि वो स्पेशली ओकेजन पे ही पहनते थे, बट आज तो कोई ओकेजन भी नहीं है, ना इंस्पेक्शन डे है ना प्राइस डे है, तो आज भी उन्होंने क्या कहते पहन रखी है ये सारी अपने कढ़ाई वाली जो नई कोट वगैरह है जो वो स्पेशल ओकेजन पे पहनते थे। तो इसके पीछे अब वो बिल्कुल कंफ्यूज हुआ था, डरा हुआ था पहले, अब कंफ्यूज हो गया। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज सोलेम, सोलेम का मीनिंग होता है सीरियस, कि बहुत ही सीरियस नजर आ रहा था उसे, क्या कहते सारा स्कूल इतना अजीब और इतना सीरियस नजर आ रहा था कि कोई ह्यूमर ही नहीं था, बिल्कुल मजाक नहीं हो रहा था, वो सब चुपचाप बैठे हुए थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। अब एक और उसको अजीब थिंग दिखी जिसको देख के वो हैरान हो गया। किस चीज को देख के हैरान हो गया कि बैक बेंचेस जो कि लास्ट बेंच थे वो हमेशा खाली रहते थे, आज वो भी खाली नहीं है। वहां पे क्या विलेज के गांव के लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, जैसे हम बैठे होते हैं वहां पे बैठे हुए हैं। तो अभी तक उसे सारी अनयूजुअल और स्ट्रेंज थिंग देखने को मिल रही थी और अभी भी उसको स्ट्रेंज थिंग देखने को मिल रही है क्लास में भी। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 cornered hat, the former mayor, the former postmaster and the several other besides। अब वो क्या कह रहा है, ओल्ड हाउसर बैठा हुआ था। होजर यहाँ पे नाम भी हो सकता है क्योंकि डिफाइन नहीं किया नरेटर ने ये कौन है, ये नेम हो सकता है कि बूढ़ा कोई आदमी था जिसका नाम था होजर, वो कुछ भी हो सकता है, उसका ना डेजिग्नेशन बता हुआ वो क्या काम करता था, तो ये हम क्या कह सकते हैं अंदाजा लगा के कि ये नेम होगा किसी का। विद हिज 3 cornered hat, कि वो 3 कोने वाली हैट पहनी हुई थी। 3 कॉर्नर, ये मैं नीचे फोटो भी लगा रखी है, देखो 3 कोने हैं इसके, 1 2 3, 3 cornered हैट उसने पहनी हुई थी। ये 3 cornered हैट आपने काउबॉयज की भी देखी होगी, स्पेशली कि यूएस वगैरह में क्या कहते हैं काउबॉयज भी 3 cornered हैट पहनते हैं, आपने मूवीज में भी देखी हुई थी। तो ये जो होजर नाम का आदमी था इसने क्या पहनी हुई थी, 3 cornered हैट पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, जो पहले मेयर था वो भी आया हुआ था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, तो ये लोग सारे आए हुए थे और इसके अलावा ये 3 तो उन्होंने बताए हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग भी उनके पीछे बैठे हुए थे। अब वो कह रहे ये सारे लोग मैंने कभी नहीं देखने को मिले, तो ये कहां से आ गए। अब ये सारे क्या कहते एज लोग थे, उनकी पढ़ने की उम्र तो थी नहीं, इसलिए वो हैरान थे कि ये बूढ़े लोग आज क्लास में कैसे आए हुए हैं। तो एवरीबॉडी लुक्ड सैड। Ozer had brought an old primer and thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। अब प्राइमर क्या होता है, बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, कि जो सीखने का बेसिक बुक होती है किसी भी लैंग्वेज की उसे क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं। प्राइमर जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में हम देखेंगे तो ABCD के लिए जो बुक होगी उसे बोलेंगे हम प्राइमर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो प्राइमर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे क्योंकि वो बेसिक सीखने के लिए ABCD अल्फाबेट से हम शुरू करते हैं, इसलिए वो प्राइमर है। एंड थम्ड का मीनिंग होता है टोन एंड डैमेज। टोन एंड डैमेज इसका मतलब बिल्कुल फटी हुई पुरानी बुक थी। देखो ये नीचे एक फोटो लगा रखी है मैंने कि बिल्कुल फटी पुरानी बुक थी, तो सब कोई दुखी दिख रहा था। ओल्ड लुक सैड, क्यों विलेज मैन, इसका एवरीबॉडी यहाँ पे किसको डिफाइन करता है, विलेज मैन, इसका क्योंकि पीछे विलेज मैन बैठे हुए थे ना। एंड द होजर, जो होजर था, हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, वो अपने साथ क्या लेके आया हुआ था, एक जो फ्रेंच लैंग्वेज की प्राइमर था वो लेके आया हुआ था, जो कि फटी हुई थी, एजेस पे बिल्कुल फटी हुई थी। एंड उसने अपने लैप पे रख रखा था, वो लैप का मतलब नीज पे, सातलों पे उन्होंने रख रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टर लाइक ऑन द पेज, और अपने चश्मे जो बड़े बड़े थे उसने पेजेस के ऊपर रख रखे थे। अब उसे ये समझ में नहीं आता सब इतने दुखी क्यों है। और होजर जो है क्या कहते हैं प्राइमर के साथ आया हुआ है, ये कभी देखने को नहीं मिलता। ये उसे सिनेरियो देख के बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे कंप्लीट होता है फर्स्ट पार्ट, कल हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, तो टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स।